प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 रास प्रावधान एवं संचय। इससे पहले 6 वीडियोज में मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के एक एग्जाम्पल और एक थियोरेटिकल पोर्शन को, एक टॉपिक को कंप्लीट करवाया। अब हम चलते हैं इसके लघुरात्मक प्रश्नों की ओर, जो कि हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण। इन प्रश्नों का आप आपकी होमवर्क की कॉपी में जरूर लिख लें, क्योंकि एग्जाम में आपको हेल्प होगी इनसे। पहला प्रश्न, डेप्रिसिएशन क्या है? मूल्यह्रास क्या है? स्थायी संपत्ति की मूल्य में आने वाली कमी को ही मूल्यह्रास कहते हैं। ये कमी विभिन्न कारणों से हो सकती है, यानी कि संपत्ति के मूल्य में विभिन्न कारणों से होने वाली कमी को हम कहते हैं मूल्यह्रास। आगे चलें, ह्रास की आवश्यकता को संक्षेप में बताइए। क्यों होती है हमें मूल्यह्रास लगाने की आवश्यकता? तो सबसे पहला, सही लाभ हानि की जानकारी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मूल्यह्रास को लगाने से हमारे व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं वो सही मूल्य पर प्रदर्शित हो जाती हैं, जिसके माध्यम से हमें हमारे व्यवसाय की सही लाभ हानि की जानकारी और सही व्यवसाय की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो पाती है। क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक प्रकार का खर्च है, और इस खर्च को जब हम पूरा कर देते हैं तो सही लाभ हानि की जानकारी प्राप्त होती है, और डेप्रिसिएशन लगाने से हमारी जो संपत्ति है वो अपनी सही मूल्य पर पुस्तकों में प्रदर्शित हो जाती है। और कानूनी वैधता, कानून ने भी कुछ प्रावधानों के अंतर्गत इसको अनिवार्य कर दिया है, जिसकी वजह से आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ह्रास के क्या कारण हैं? कौन कौन से कारण हैं जब हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है? सबसे पहले, उपयोग या समय के कारण गिरावट। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप मशीन को या आपकी संपत्ति को लगातार उपयोग करेंगे तो उपयोग करने की वजह से उसमें गिरावट आ जाती है। लेकिन आप कभी कभी अपनी मशीन को उपयोग नहीं करते हैं तो भी समय व्यतीत होने के साथ साथ उसके अंदर गिरावट आ जाती है, या उसका वह मूल्य में प्राप्त नहीं हो पाता है जो वास्तव में प्राप्त होना चाहिए था। अप्रचलन, पहले भी प्यारे बच्चों में आपको बता चुका हूं। अप्रचलन यानी कि आपकी संपत्ति के बदले में कोई नई तकनीक की संपत्ति बाजार में आ चुकी है। नई तकनीक के आ जाने के कारण आपकी उस संपत्ति पुरानी हो जाती है और उसका वह मूल्य में प्राप्त नहीं हो पाता जो वास्तव में हमने खर्च किया है, इसलिए वहां पर भी मूल्यह्रास लग जाता है। कानूनी अधिकार संपत्ति, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, डिटेल में हमने पूरे चैप्टर में इसे पढ़ा है कि आपकी कुछ संपत्तियां, जैसे कि लीज पर आपने कोई मकान लिया है या आपने कोई खान आपने ली है, तो ऐसी स्थिति में वे सभी संपत्तियां आपके समय के आधार पर, कानून के आधार पर आपके पास रहती हैं, और जैसे ही वो लीज पट्टा आपसे समाप्त होता है वो संपत्ति पर आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। और असामान्य तत्व, तूफान, बाढ़, भूकंप, आग की हानि, ये ऐसे कई तत्व हैं जो प्राकृतिक कारणों की वजह से होते हैं, जिन्हें रोक पाना संभव नहीं है, जिनकी वजह से भी आपकी संपत्ति में कमी आ जाती है और आपसे वो मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता जो वास्तव में आपने खर्च किया था। तो ये थे मूल्यह्रास के कारण। आगे चलें, ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, यानी ह्रास को कौन कौन प्रभावित करता है। सबसे पहले, संपत्ति की मूल लागत। संपत्ति की मूल लागत की अगर मैं बात करूं तो संपत्ति की मूल लागत में उसका क्रय मूल्य, यातायात मूल्य, उसका बीमा, इन सभी को हम शामिल कर देते हैं। संपत्ति की मूल लागत से तात्पर्य है कि वह संपत्ति हमने कितने रुपए में खरीदी, उसमें कितने यातायात का खर्च किया, उसकी स्थापना पर कितना खर्च हुआ और बीमा मूल्य हमने कितना चुकाया। दूसरा, संपत्ति का जीवन काल। संपत्ति के जीवन काल से तात्पर्य है कि वह संपत्ति हमारे व्यवसाय में कितने समय तक रहेगी, कितने समय तक वह हमारे लिए उपयोगी है। संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपयोगी जीवन काल के समाप्त हो जाने के बाद वह संपत्ति हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है। उस अनुपयोगी संपत्ति को जब हम बाजार में बेच देते हैं तो वहां से प्राप्त होने वाली राशि अवशिष्ट मूल्य कहलाती है। आगे चलें,
राशि की गणना करने के लिए सीधी रेखा विधि व क्रमागत रेखा विधि में अंतर्भेद कीजिए। प्यारे बच्चों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करूं राशि लगाने का आधार, सीधी रेखा पद्धति में मूल लागत पर ही हमेशा मूल्यह्रास लगाया जाता है, जबकि क्रमागत मूल्य विधि में पुस्तक मूल्य पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। पुस्तक मूल्य से तात्पर्य मूल लागत में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो राशि आती है। आगे चलें, डेप्रिसिएशन, इसमें प्रतिवर्ष एक समान डेप्रिसिएशन रहता है, राशि स्थिर रहती है। इसमें प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन घटता जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन मूल लागत पर नहीं पुस्तक मूल्य पर लगाते हैं। प्रतिवर्ष असमान अंतिम वर्षों में बढ़ जाता है क्योंकि आपकी जो डेप्रिसिएशन की राशि है वो समान है और उसमें मरम्मत के खर्चे जुड़ जाते हैं, जबकि ये लगभग हर वर्ष समान रहता है क्योंकि डेप्रिसिएशन की राशि हर वर्ष घटती जाती है। सीधी रेखा पद्धति को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि क्रमागत राशि पद्धति को कानून ने भी मान्यता प्रदान की है। आगे चलें, ये उन संपत्तियों के लिए उपयुक्त है जिन पर मरम्मत का खर्च कम होता है और अप्रचलन की संभावना कम होती है। ये उन संपत्तियों के लिए उपयुक्त है जिन पर तकनीकी परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता रहता है। तो ये थे आपकी सीधी रेखा विधि और क्रमागत रेखा पद्धति में अंतर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीर्घ अवधि की परिसंपत्ति के मरम्मत एवं रख रखाव व्ययों के बाद में वर्षों में पहले के वर्षों की अपेक्षित वृद्धि की संभावना है। यदि प्रबंधक मूल्यह्रास एवं मरम्मत के कारण लाभ हानि खाते पर भार बढ़ाना नहीं चाहते तो मूल्यह्रास लगाने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त रहेगी। ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो संपत्ति है वो दीर्घ अवधि संपत्ति है और उसमें शुरू में मरम्मत के खर्च कम और बाद में ज़्यादा है, तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए? क्रमागत राशि विधि। क्यों? क्योंकि इस विधि में आपकी डेप्रिसिएशन की जो राशि है वो लगातार घटती जाती है। यदि आपकी मरम्मत के खर्च बढ़ भी जाएं तो आपके लाभ हानि खाते पर अतिरिक्त भार नहीं आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राशि का लाभ हानि खाते व तुलन पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि आप इन्हें कैसे दिखाते हैं। लाभ हानि खाते में प्रभाव, मूल्यह्रास लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में आता है। ये खर्चों को बढ़ाता है और शुद्ध लाभ को कम करता है। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास आपके व्यवसाय के लिए खर्च है जिसे लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में दिखाया जाता है, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी और शुद्ध लाभ में कमी होती है। तुलन पत्र में प्रभाव, इससे संपत्ति की मूल लागत यानी पुस्तक मूल्य में कमी आ जाती है क्योंकि मूल्यह्रास संपत्ति की मूल लागत या पुस्तक मूल्य को कम करता है। अगला प्रश्न, प्रावधान व पूंजी संचय में अंतर्भेद कीजिए। प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया मूल प्रकृति, प्रावधान लाभों पर प्रभार है जबकि संचय लाभों का समायोजन है। उद्देश्य, इसका सृजन चालू लेखा वर्ष की पहले से दी गई देनदारी अथवा खर्च के लिए किया जाता है जिसकी राशि निश्चित ना हो। यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया जाता है। कर योग्य लाभों पर इसका प्रभाव कि कर योग्य लाभ इससे कम हो जाते हैं जबकि कर योग्य लाभों पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तुलन पत्र में इसे परिसंपत्ति की ओर उस मद में से घटा दिया जाता है जिसके लिए इसका सृजन किया है, या देनदारी के साथ देयता पक्ष में दिखाया जाता है। यानी दो तरीके से दिखा सकते हैं, संपत्ति में से भी घटाकर या देयता पक्ष में। इसे हमेशा देयता पक्ष में पूंजी के बाद ही दिखाया जाता है, इसे केवल एक ही तरीके से दिखाया जाता है। आगे चलें, अनिवार्यता, रूढ़िवादिता सतर्कता की संकल्पना के अनुसार यह अनिवार्य है कि इसका प्रावधान आपको करना ही होगा, लेकिन सामान्य संचय का प्रबंध की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो प्रावधान करें या ना करें। कुछ मामले जैसे कि ऋणपत्र शोधन संचय को अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा संचय का निर्माण प्रबंध पर निर्भर करता है कि वो इसका निर्माण करना चाहते हैं कि नहीं। लाभांश भुगतान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता जबकि लाभांश भुगतान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ये थे प्रावधान और संचय में अंतर।
आगे चलते हैं। प्रावधान व संचय के चार चार उदाहरण आपको देने हैं। प्रावधान, कर आयोजन, डूबत ऋण आयोजन, देनदार पर बट्टा और मूल्यह्रास का आयोजन, ये चारों हमारे लिए प्रावधान है। संचय, सामान्य संचय, पूंजी संचय, ऋण पत्र शोधन संचय और लाभांश वितरण संचय, ये चारों हमारे संचय हैं। आगे चलते हैं। आगम संचय व पूंजी संचय में अंतर्भेद कीजिए। आगम संचय यानी आयगत संचय, इसका सर्जन आयगत लाभों में से किया जाता है, जबकि पूंजीगत संचय का पूंजीगत लाभों में से किया जाता है सर्जन। ये सामान्य परिचालन क्रियाओं से पैदा होता है, जबकि इस सामान्य क्रियाओं से पैदा नहीं होता है। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना है और अप्रत्यक्ष संभावनाओं का भुगतान करना है, जबकि ये कानूनी औपचारिकताओं और लेखांकन रीतियों को निभाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। आयगत संचय और पूंजीगत संचय। प्यारे बच्चों, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बताए। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। आगामी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे आंकिक प्रश्न। धन्यवाद।